हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा का पूरा फुल फेच क्वेश्चन इसमें 14 to 15 मार्क्स का कवर अप हो सकता है। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जो कि पूरा का पूरा एक एक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कोशिश करेंगे उसके पूरे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर हो जाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आखिर क्यों लाया गया, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? तो देखिए, इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ रही थी जहाँ पे इंडिया अपनी खुद की ग्रोथ करने में सबसे आगे जा रहा था, अपनी ग्रोथ करना चाह रहा था, और ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब इंडस्ट्री डाली जाती है तो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो उनको काम पे रखते हैं, उन दोनों के बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि डिस्प्यूट्स आ सकते हैं। डिस्प्यूट्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स, उनमें झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के, या किसी फैसले को लेकर के। ऐसा ही नहीं है सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ही झगड़ा हो, बल्कि एम्प्लॉयर का दूसरे एम्प्लॉयर के साथ या फिर एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ, इनके साथ भी जो है झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सो सिचुएशन सही समय पे चलती रहे, किसी के साथ कुछ गलत ना हो, किसी भी जो है एम्प्लॉय का कोई भी हक ना मारा जाए, इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को जो है लाया गया। इस एक्ट के तहत ये बोला गया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में बताई गई। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो, सो उसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, उसको कैसे किसी तरीक़ों से सॉल्व आउट किया जाए, वो बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो इंडस्ट्री डिस्प्यूट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, और एनी डिस्प्यूट अमॉन्ग दीज विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन। क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या है? डिस्प्यूट मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंसेस होना किस किस के बीच में, चाहे वो आपका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो, या फिर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन के बीच में हो, या एक वर्कमैन का दूसरे वर्कमैन के साथ हो। तो इनमें से किसी के साथ भी, किसी का भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाएगा कि इंडस्ट्रियल का डिस्प्यूट हुआ है। सो ये आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पे बताया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे वर्कर्स को जो है एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट सेफ गार्ड करना, कि किसी वर्कर के साथ गलत ना हो, उनका हक ना मान लिया जाए, किसी वर्कर के साथ जो है उसको एक तरीके से जो है शोषण ना किया जाए, ह्यूमिलेट ना किया जाए। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था इस आपके एक्ट को लाने का। टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो सके, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड एंड इम्प्रूव द वेलफेयर एमिनिटीज़ ऑफ वर्कर्स, यानी वर्कर्स के लिए जो है अच्छी सिचुएशन, एमिनिटीज़ ऑफ वर्कर को जो है इम्प्रूव करना, उनको जो है बेटर सिचुएशन प्रोवाइड कराना। टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इंडस्ट्री में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सेटल करना। द एक्ट प्रोवाइड मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन और एडजुडिकेशन, यानी कि ये जो एक्ट है इसके तहत आपके डिस्प्यूट्स जो हैं, आपके इंडस्ट्री में जो डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने की मशीनरी बताई गई है कि किस तरीके से जो है ये सारे आपके डिस्प्यूट्स को जो है सेटल आउट किया जाएगा। सो वो मशीनरी क्या है? वो मशीनरी है थ्रू आपकी आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है उसको सेटल किया जाएगा, एजुकेशन के थ्रू जो है उसको सेटल किया जाएगा। इट अटेम्प्ट्स टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय फोस्टरिंग इंडस्ट्रियल हार्मोनी। यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया जाता है कि जो है सोशल जस्टिस बना रहे और साथ ही साथ जो है आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होती रहे। इट प्रोवाइड इन लीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन। अब देखो, एम्प्लॉय को जो है इतना हक दिया जा रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय इन लीगल स्ट्राइक जो है स्ट्राइक्स कर दे, लॉकआउट्स कर दे, या फिर जो है आपका वो अपनी एक तरीके से जो है बातें कुछ भी मनवाने के लिए जो है स्ट्राइक पे उतर आए। तो इस चीज़ों को भी, इन लीगल स्ट्राइक्स को या इन लीगल लॉकआउट्स को, अब स्ट्राइक क्या होती है, लुकआउट्स क्या होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो इन लीगल जो स्ट्राइक्स होती हैं या लुकआउट्स होते हैं उसको जो है वो भी प्रोहिबिटेड किया जाता है कि भाई ये ना हो सके। द सेटलमेंट मशीनरी एज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट कंसिस्ट ऑफ 3 मेथड्स। अब इस एक्ट के तहत जो सेटलमेंट की मशीनरी है, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उनके बीच में कैसे सेटलमेंट कराया जाएगा, इसकी जो मशीनरी बनाई गई है, जो उसका स्ट्रक्चर बोला जाता है, स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें 3 मेथड्स आते हैं। सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है कंसिलेशन। कंसिलेशन यानी कि एक
आपका मीडिएटर, जो आप मीडिएशन के तौर पे भी अपना जो है दूसरा वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप एग्ज़ाम में लिखने जाओगे तो प्लीज़ कंसिलेशन ही लिखिएगा, और उसके अंदर जाकर के जब आप पॉइंट्स लिखोगे देन यू कैन मेंशन दैट इट्स अल्टरनेटिव नेम इज़ मीडिएटर या मीडिएटेशन। सो द अल्टरनेटिव नेम विच इज़ यूज्ड फॉर कंसिलेशन इज़ मीडिएटर। तो मीडिएशन या मीडिएटर, तो यहाँ पे वो इसका एक अल्टरनेटिव नेम है। कंसिलेशन, अब मीडिएटर आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। कंसिलेशन मीन्स रिकंसिलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पर्सन, यानी कि रिकंसाइल करना दो लोगों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं उनके डिफरेंसेस को। लेट सपोज आपके पास दो लोग आते हैं, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉई है, और आप जो है एज अ कंसिलेशन रिलेटर बैठे हो। तो अब आप क्या करोगे, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं एक तरीके से उनको काउंसिल के तौर पर करोगे कि आप बैठाएंगे उनको, उनसे जो है उनके डिफरेंसेस पूछेंगे और उनको जो है एक सलाह दोगे कि आप ऐसा कर सकते हो तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्हें भी नहीं होगी। यहाँ पे आप कोई जजमेंट नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनके बीच की जो डिफरेंस है उनको बैठा करके उन्हें जो से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हो। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच representatives of workers and employers are brought together before a third party with a view to persuading them to arrive at the agreement by mutual discussion between them। क्या बोला गया है यहाँ पे, जो है ये एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर्स के एंड एम्प्लॉयर्स के। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोला गया है, देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, लाइक सपोज आई एम वर्किंग इन अ टाटा ग्रुप की कोई कंपनी एंड मुझे कोई इशू है, तो वहाँ पे रतन टाटा जी खुद नहीं आएंगे, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो कंपनी के उस टाइम पे जो है वो सिचुएशन हैंडल कर रहे होंगे, जिस ब्रांच में मैं काम कर रही होंगी वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आएंगे। सो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव मेंशन किया गया है। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर और वर्कर और एम्प्लॉय, तो जो भी लोग हैं, यानी एम्प्लॉय और वर्कर एक ही बात है, पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आएंगे, उनको साथ बैठाया जाएगा और एक थर्ड पार्टी होगी जो कि कौन सी क्या होगी, एक मीडिएटर के तौर पे काम करेगी। वो उन दोनों से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछेगी, उनके बीच में जो है एक म्यूचुअल डिस्कशन होगा। ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल डिस्कशन होगा, नॉट जजमेंट बट डिस्कशन होगा इन लोगों के बीच में, और बैठ के उनकी बातों को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। Conciliation is characterized by the following feature. The conciliator or mediator tries to remove the differences between the party. जो mediator होगा वो उन दोनों parties के बीच में जो आपके differences हैं उसको remove करने की कोशिश करेगा। He she persuade the parties to think over the matter with a problem solving approach, with a give and take approach. अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो दोनों पार्टी को ये समझा सके कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्व करो किससे, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से। एक अप्रोच अपनाओ जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की जो है पूरा कोशिश करो, और साथ ही साथ गिव एंड टेक अप्रोच भी करो कि कुछ चीज़ हम छोड़ते हैं, कुछ आप छोड़िए, दोनों मिलके झुकेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो इसीलिए गिव एंड टेक अप्रोच या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करके आप जो है उनको थिंक ओवर करने की, उनको दोबारा सोचने के लिए जो है एक तरीके से काउंसिल कर दीजिए। He she only persuade the disputants to reach a solution and never impose his or her own point of view। अब जो मीडिएटर है वो क्या करेगा, वो उन दोनों पार्टीज़ को जो है एक तरीके से उनको एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा, उनको जो है बताएगा, पर अपने थॉट्स उनके ऊपर थोपेगा नहीं कि नहीं नहीं मुझे लगता है ये व्यक्ति बिल्कुल सही है, आपको इसकी बात मान लेनी चाहिए। वो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो कहेगा कि देखिए ये भी झुक रही है, आप भी झुकिए। तो वो दोनों को जो है वो एक तरीके से पास लाने की कोशिश करेगा, उनके बीच के डिफरेंसेस को हटा करके। सो अब यहाँ पे बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो कंसिलेशन की मशीनरी है। देखिए सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप कंसिलेशन के पास जा सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं कि वो आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करा सके, डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करा सके। अब ये कंसिलेशन का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है हमारी कंट्री में वो कैसा है, तो उसके तहत आपके पास 3 लोग होते हैं, कंसिलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। सबसे पहले आता है कंसिलेशन ऑफिसर। सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी सच नंबर ऑफ पर्सन एज इट थिंक फिट टू द कंसिलेशन ऑफिसर, कि जितना उनको लगेगा उतने नंबर्स ऑफ पीपल वो है एज जो है अपॉइंट करेगी एज अ कंसिलेशन ऑफिसर। हियर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स वन इन हुज जुडिशरी द डिस्प्यूट फॉल। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि जिस भी जुडिशरी में आपका वो केस जो है आ रहा है, जो भी डिस्प्यूट आ रहा है, उसके तहत जो भी आपकी गवर्नमेंट होगी
एरिया के तहत जो भी जुडिकेशन वाली उस एरिया में जो भी आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंट करेगी कैंसिलेशन ऑफिसर को. वाइल द कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इज अपॉइंटेड एट कैंसिलेशन ऑफिसर फॉर अंडरटेकिंग एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन एट द स्टेट लेवल. अब क्या होता है कि इस सिचुएशन में आपका कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इन लोगों को एज अ कॉन्सुलेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है और इनके साथ जो है अंडरटेकिंग्स 20 एम्प्लॉयज़ या उससे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ उनके अंदर रखे जा सकते हैं फॉर स्टेट लेवल. Officers from Central Labor Commissioner officers are appointed at cancellation officer in the case of central government. और जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना होता है, तो उस सिचुएशन में आपके सेंट्रल लेबर कमिश्नर का कोई ऑफिसर जो होता है उसको काउंसिलेशन ऑफिसर के तौर पे रखा जा सकता है, बनाया जा सकता है. तो काउंसिलेशन ऑफिसर एंजॉय द पावर ऑफ सिविल कोर्ट. जो काउंसिलेशन ऑफिसर होता है वो सिविल कोर्ट की जो पावर होती है उसको इंजॉय करता है, यानी वो उसके पास सेम एक तरीके से कह सकते हो जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है उसके पास भी होती है. ही इज एक्सपेक्टेड टू गिव जजमेंट विद इन 14 days ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द योर कंसिलेशन प्रोसीडिंग, यानी कि जब से आपका कंसिलेशन प्रोसीडिंग शुरू हो गया है उसके 14 दिन के अंदर जो है उस व्यक्ति को, जो कंसिलेशन ऑफिसर है, उसको अपना जजमेंट सुनाना ज़रूरी होता है. एंड सपोज अगर वो द जजमेंट गिवन बाय हिम इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. अब जो वो जजमेंट अब सुना देगा, अब ये जजमेंट का मतलब वो नहीं है कि जो बिल्कुल ही जजमेंट वाली जजमेंट हो गई कि हाँ तुम्हें मैंने सुन लिया, तुम गलत हो, तुम सही हो. नहीं, पूरा प्रोसीजर यानी कि उनको बिठा करके उनसे बातचीत करके वो चीज़ें होती हैं. सो द जजमेंट गिवन बाय हिम इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. और फिर जब वो कहेगा वो पार्टीज़ को फिर जो है उसको एक तरह से मानना पड़ेगा. नेक्स्ट इज बोर्ड ऑफ कंसिलेशन. अब ये जो है आपका सेकंड होता है. सबसे पहले आपने देखा कंसिलेशन ऑफिसर एंड देन बोर्ड ऑफ कंसिलेशन. बोर्ड ऑफ कंसिलेशन यानी कि इफ़ एनी केस कंसिलेशन ऑफिसर फेल्स टू रिसॉल्व द डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 5 देन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ कंसिलेशन. क्योंकि देखो कंसिलेशन में वो सिर्फ पूरा सीधा जजमेंट नहीं दे सकता, उसको डिस्कशन करना होता है, पार्टी के बीच के डिफरेंसेस खत्म करने होते हैं. लेट्स सपोज अब पार्टी के बीच के डिफरेंस खत्म ही नहीं हुए तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि भाई 14 दिन हो गए, मैं तो जजमेंट सुना रहा हूँ, जा रहा हूँ, तुम अपना देखते रहना. नहीं, अब उसको पता चल गया कि भाई ये तो मान नहीं रहे, तो अब जो है वो फेल हो गया है. अगर वो 14 days के अंदर अपनी जजमेंट नहीं बता दे पाया तो उस सिचुएशन में वो केस उसके हाथ से जा करके फिर जाएगा बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के हाथ में. सो अगर ऐसा होता है तो कंसिलेशन ऑफिसर फेल हो जाता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में. सो अंडर सेक्शन 5 देखिए कंसिलेशन ऑफिसर किस में कवर था, सेक्शन नंबर 4, एंड बोर्ड ऑफ कंसिलेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 5. देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट अ बोर्ड ऑफ कंसिलेशन. तो उसके बाद जो है जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो बोर्ड ऑफ कंसिलेशन अपॉइंट करेगी. दस द बोर्ड ऑफ कंसिलेशन इज नॉट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन लाइक कंसिलेशन ऑफिसर. अब जैसे कंसिलेशन ऑफिसर एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होता है, वो चलता रहता है, उसी तरीके से बोर्ड ऑफ कंसिलेशन जो है ऐसा नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता. ये कुछ सिचुएशन में इसका जो है गठन किया जाता है एंड देन उसको जैसे ही डिस्प्यूट रिसॉल्व हो जाता है वो भी फिर खत्म हो जाता है. इट इज़ एन एडॉक बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 or 4 अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड इन इक्वल नंबर बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट. अब ये क्या होता है, एक बॉडी होती है एक जिसमें एक चेयरमैन होता है एंड साथ में ही उसके साथ 2 या 4 लोग होते हैं. 2 या 4 ध्यान दीजिएगा क्योंकि 5 की टीम बन जाए या 3 की टीम बन जाए, ताकि जब फैसला सुनाया जाए तो कोई ऐसा ना हो कि किसी ने अगर 4 लोग होंगे तो 2-2 वोट जाएंगे, नहीं ऐसा ना हो, बल्कि ओड नंबर्स में वोट्स जाए. सो इसी सिचुएशन में जो है 4 लोग होते हैं या 2 लोग होते हैं. अब ये जो है इक्वली नंबर्स में जो है नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा, जो भी पार्टीज डिस्प्यूट में है. लेट्स सपोज 2 लोग है, पार्टी है जो डिस्प्यूट में है, तो उन दोनों के द्वारा जो है 2-2 लोगों को अपॉइंट जो है नॉमिनेट किया जाएगा या 1-1 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा. सो उस तरीके से ताकि पूरी इक्वल करके 5 लोग बन सकें. द बोर्ड एडमिट्स डिस्प्यूट्स ओनली रेफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट अगर इनको रेफ़र करेगी तभी जो है ये बोर्ड ऐसे डिस्प्यूट्स को एडमिट करेंगे. जैसे आज के टाइम में कोर्ट में आप चले जाओ, PIL डालो या कोई भी केस डालो, आप सीधा वहाँ जा कर के डिस्कस कर सकते हो, अपना जो है जजमेंट ले सकते हो, अपना जो है केस ले सकते, मतलब शुरुआत करवा सकते हो. लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में ऐसा नहीं होता. बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में गवर्नमेंट रेफ़र करेगी कि हाँ भाई इनको अब जो है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में भेजा जाए, तब बोर्ड ऑफ कंसिलेशन का गठन किया जाएगा एंड देन उस केस को जो है एडमिट किया जाएगा एंड उसको रिसॉल्व किया जाएगा.
बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू गिव इट्स जजमेंट विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑन विच द डिस्प्यूट वॉज रेफर्ड टू इट। जिस डेट पे उसको जो है केस रेफ़र किया गया है उस डेट से लेकर के 2 महीने के अंदर अंदर वो केस उसको जो है जजमेंट सुनानी है। इन प्रैक्टिस सेटिंग डिस्प्यूट थ्रू अ कंसिलेशन ऑफिसर इज़ मोर फ्लैक्सीबल एंड कॉमन। अगर आप प्रैक्टिकली जा करके देखोगे तो डिस्प्यूट जो है कंसिलेशन ऑफिसर के द्वारा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी है कंपेयर टू आपके जो है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जा सकते हो आराम से, कम जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली आप इसमें काम कर सकते हो। सो ये तो हुआ आपका पहला मेथड जिसके द्वारा आप अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो, कंसिलेशन का मेथड। नेक्स्ट इज़ योर आर्बिट्रेशन का मेथड, जो कि आपका जो है एक दूसरा मेथड है, दूसरा आपका ये जो है सिस्टम में आपका पॉइंट है जहाँ से आप अपने एक डिस्प्यूट इंडस्ट्री के सॉल्व कर सकते हो। अब ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज़ है, यानी कि जिनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है, वो रेडी हो जाती हैं कि अपना ये जो केस है हम लेकर के जाएंगे आर्बिट्रेटर के पास, टू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नॉन एज आर्बिट्रेटर। यानी कि एक पार्टी होती है जो कि न्यूट्रल होती है, दोनों पार्टीज से उसका कोई जो है पर्सनल कनेक्शन नहीं होता। पर्सनल कनेक्शन यानी कि किसी को ऐसा नहीं है कि यार चलिए मेरा फ्रेंड है, ये वर्कर है या फिर ये एक एम्प्लॉयर है तो मैं इसी को जो है इसी के हक में फ़ैसला दूंगा, ऐसा नहीं होता। सो वो आर्बिट्रेटर कहलाता है। इट इज़ डिफर फ्रॉम कॉन्सिलेशन इन द सेंस दैट इज आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रेटर गिव हिज जजमेंट on a dispute, while in conciliation the conciliator disputing parties to reach at a decision। अभी हमने बात की थी जो कंसिलेटर होता है वो क्या करता है, वो दो पार्टी के बीच में डिफरेंसेस ख़त्म करने की कोशिश करता है, उनके बीच में जो है एक तरीके से काउंसिल करता है। लेकिन आर्बिट्रेटर ऐसा नहीं करता। आर्बिट्रेटर अपनी जजमेंट बताता है। जब दो लोग उसके पास जाते हैं तो वो बताता है कि भाई ठीक है, आप लोगों ने मुझे चुना है, ओके, अब इसके बीच में जो है ये ठीक लग रहा है, ये गलत लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये होना चाहिए। इन रियल लाइफ जब दो पार्टीज़ काम करती है या बड़ी पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो पहले से ही इस चीज़ को अपने जो है कॉन्ट्रैक्ट में डाल लेती हैं, क्लोज को डाल लेती हैं कि कल को चल के अगर कोई भी झगड़ा होगा तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। तो वो पहले से ही ये चीज़ लिख लेती है कि अगर कल को लेके कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेटर बनने के लिए कोई जो है आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि भाई ये होना चाहिए या किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होना चाहिए। जैसे अभी हमने कंसिलेशन में देखा था कि किस किस को जो है ऑफिसर बनाया जा सकता है या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसा आर्बिट्रेटर में नहीं होता। आर्बिट्रेटर डज़ नॉट इन्जॉय एनी जुडिशियल पावर्स। अब ये क्या है, जुडिशियल पावर भी इन्जॉय नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति बन सकता है। कल को अगर आप में और मेरे में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है इस थर्ड पार्टी को, जिसको हम दोनों जानते हैं, हमें लगता है ये न्यूट्रल है, और इसको जो है हम एज एन आर्बिट्रेटर जो है इसके पास जाएंगे और इसको एज एन आर्बिट्रेटर ट्रीट करेंगे। सो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आर्बिट्रेटर जो है इसीलिए कोई जुडिशियल पावर इन्जॉय नहीं करता। द जजमेंट ऑन द डिस्प्यूट इज सेंड टू द गवर्नमेंट। जब जजमेंट होता है, जो भी जजमेंट निकल के आता है उस डिस्प्यूट का, वो गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है ताकि कल को कोई इशू ना हो कि भाई इन लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, इन्होंने अपने आप आर्बिट्रेटर के पास जाकर के इसको सॉल्व आउट कर लिया है एंड ये जजमेंट निकला है कि ये पर्सन ऐसा करेगा, अब ये ऐसा नहीं करेगा। वट एवर द जजमेंट विल बी, वो उसके पास जो है गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिश द जजमेंट विद इन 30 days ऑफ इट्स सबमिशन एंड सेम बिकम इन्फोर्सेबल आफ्टर 30 days ऑफ इट्स पब्लिकेशन। अब जजमेंट जो भी होता है वो गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, गवर्नमेंट उसको पब्लिश कर देती है 30 दिनों के अंदर और उसका जो है सबमिशन कर देती है, एंड वो जो होता है फिर इन्फोर्सेबल बन जाता है 30 दिनों के बाद जब इसका पब्लिकेशन हो जाता है। अब टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन कैसे हो सकता है, वॉलंटरीली एंड कंपल्सरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वॉलंटरी ही ऑप्शन होता है कि भाई आप खुद ही चूज़ करो, नहीं, कंपल्शन भी हो सकता है आर्बिट्रेशन का काम करवाना, आर्बिट्रेटर की तरह जो है एक आर्बिट्रेशन के पास अपना डिस्प्यूट लेकर के जाना। सो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होता है बोथ द कॉन्फ्लिक्ट पार्टी अपॉइंट्स द न्यूट्रल थर्ड पार्टी एज आर्बिट्रेटर, जहाँ पे दोनों पार्टीज जो है सोचती हैं कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है इसको हम एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, तो ये हो सकता है। देन it is called voluntarily arbitration. Voluntary arbitration could not be successful because the judgment given by it are not binding on the disputants. अब जो है उसके द्वारा जो भी जजमेंट आई है वो डिस्प्यूटेंट्स के ऊपर एक तरह से बाइंडिंग नहीं होती। आप कह सकते हो कि यार ये तो इसके साथ मिल गया, तो उस सिचुएशन में जो है ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
हाँ, लेकिन जो मोरल बाइंडिंग होती है वो उसका एक एक्सेप्शन हो सकता है कि चलो भाई, हाँ भाई, हमने ऐसा कहा था कि ये आर्बिट्रेटर बनेगा, अब इसने जजमेंट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, हो सकता है हम गलती कर रहे हैं, हम मान लेते हैं। सो ये क्या है, मोरल बाइंडिंग, कि आपने जो है मोरली उस चीज़ को, जो भी डिसीजन आया है उसको बाइंडिंग कर लिया है। नेक्स्ट इज योर कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। गवर्नमेंट भी आपको जो है फोर्स कर सकती है आपकी डिस्प्यूटिंग पार्टीज को कि आप जो है आर्बिट्रेशन के पास जाइए, देन इट इज़ कॉल्ड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। बोथ द डिस्प्यूटिंग पार्टीज कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रेफर देयर डिस्प्यूट फॉर आर्बिट्रेशन। दोनों पार्टीज जो है गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी कर सकती हैं कि आप जो है हमें आर्बिट्रेटर की तरफ जो है रेफर कर दीजिए। द जजमेंट गिवन बाय आर्बिट्रेटर इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट। अब जो भी आपके आर्बिट्रेटर के द्वारा जजमेंट दी जाएगी वो दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज, जो भी पार्टीज़ हैं, उनको के ऊपर एक तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी। नाउ द थर्ड जो आपका सिस्टम है या थर्ड मेथड है जिसके थ्रू आप डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ एडजुडिकेशन। अब मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन में बहुत तकलीफ होती है, तो आई होप आप समझ जाना, ठीक है। फर्स्ट वन वॉज योर कंसिलेशन, सेकेंड वन वॉज योर आर्बिट्रेशन, एंड थर्ड इज़ योर एडजुडिकेशन। सो अनलिमिटेड लीगल रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ एन अनरिजॉल्व डिस्प्यूट इज इट्स रेफरेंस टू एडजुडिकेशन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो अनलिमिटेड लीगल रेमेडी होती है ना, जहाँ पे आपके इस तरीके के डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाता है, उनका रिसॉल्व किया जाता है, तो वो है आपका एडजुडिकेशन की तरफ रेफर कर देना बाय द गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन रेफर द डिस्प्यूट टू एडजुडिकेशन विद और विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टी। यानी भले ही डिस्प्यूटिंग पार्टी को अच्छा लगे, उनकी इच्छा हो ना हो, गवर्नमेंट उसको सीधा जो है उठा करके एडजुडिकेशन की तरफ भेज सकती है, रेफर कर सकती है। Adjudication can be voluntarily when referred to adjudication with the consent of the disputing party। जब उनका कंसेंट होगा तो वो वॉलंटरीली कहलाएंगी, और नहीं होगा तो कंपल्सरी कहलाएंगी। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स 3 टायर मशीनरी फॉर द एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब यहाँ पे जो है इस आपके एजुडिकेशन की तरफ 3 ऐसे इस मशीनरी में ये जो 3 टायर्स हैं वो हैं, पहला लेबर कोर्ट। यानी कि ये जो एजुडिकेशन के अंदर जो 3 आपके मेन चीज़ें फॉल करती हैं, मेन आपकी मशीनरी फॉल करती हैं, वो है पहला लेबर कोर्ट। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गेजेट में कॉन्स्टिट्यूट लेबर कोर्ट फॉर एजुडिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए कोई एजुडिकेशन की तरह जो है वो बना सकती हैं कोर्ट फॉर एजुडिकेशन, जो कि आपकी कहलाई जाएगी लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट पर्सन हु इज़ इन प्रिसीडिंग ऑफिसर और हैज़ बीन अ जज। यानी इसमें क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो कि क्या होगा, या तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, या फिर जो है एक पर्सन होगा जो कि एक जज रह चुका हो हाई कोर्ट का, या फिर एक पर्सन होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो 3 साल के लिए, और हैज़ बीन अ प्रिसीडिंग ऑफिसर फॉर अ लेबर कोर्ट फुट नॉट लेस देन 5 years। और साथ ही साथ जो है लेबर कोर्ट के लिए 5 साल के लिए जो है वो एक तरीके से अपॉइंट रह चुका हो। द लेबर कोर्ट डील्स विद द मैटर स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब जो आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आप उठा करके देखोगे, उसके शेड्यूल्स में जब आप जा करके देखोगे तो उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें जो जो प्रॉब्लम्स लिखी गई हैं, जो जो मैटर्स लिखे गए हैं, अगर उस मैटर्स में आपका केस फॉल करता है तो आपको लेबर कोर्ट की तरफ जो है भेजा जाएगा। तो लेबर कोर्ट की भी कुछ स्पेसिफिकेशन है कि वो सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर केसेस में जो है काम करेगी। सो द प्रॉपर्टी और लीगैलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय टू पास एन ऑर्डर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये कुछ ऐसे आपके मैटर्स हैं जिनके तहत जो है लेबर कोर्ट आपको जो है लेबर कोर्ट में आपका केस रेफर किया जाएगा। द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। कोई स्टैंडिंग ऑर्डर है तो उसका एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन को लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम है, विड्रॉवल हुआ है कोई स्टैट्यूटरी कंसेशन का या प्रिविलेज का, या किसी ऑल मैटर अदर देन दोज रिजर्व्ड फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या फिर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए मैटर है उनको छोड़ करके अगर कोई मैटर बनता है तो भी ये देख लेंगे। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अब इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल क्या है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट 1 और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व आउट करने के लिए जो है जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो उसको जो है कंस्टिट्यूट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, जहाँ पे क्या होगा, कंपेयर टू लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैज़ अ वाइडर जुडिडिक्शन। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल आपका लेबर कोर्ट है उससे ज़्यादा इसका लेवल बड़ा होता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स का।
तो यहाँ पे जो इसके मैटर्स होते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें जो आपके मैटर्स आते हैं वो होते हैं वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैसे अगर कोई इशू हुआ है, कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंस को लेकर के, आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट पीरियड्स को लेकर के, लीव्स विद वेजेस एंड हॉलीडेज को लेकर के, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, क्लासिफिकेशन बाय ग्रेड्स, रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, रिटैचमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड क्लोजर ऑफ and in establishment or undertaking any other matter that can be prescribed। तो ये वो सारे मैटर हैं जो कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स देखती है। नेक्स्ट इज नेशनल ट्रिब्यूनल्स। अब ये थोड़ा और बड़े लेवल पे चला जाता है। ये थर्ड वन मैन एजुडिकेशन बॉडी होता है जो कि अपॉइंटेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नोटिफिकेशन आपका दिया गया जाता है ऑफिशियल गैजेटेड द्वारा फॉर द एजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल के इंपॉर्टेंस वाले डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें इनको जो है इस सिचुएशन में रखा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बारे में। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? स्ट्राइक होता है जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने से मना कर देते हैं। जो वर्कर है या फिर कुछ वर्कर का ग्रुप है या फिर बहुत सारे वर्कर्स जो हैं मिल करके स्ट्राइक कर देते हैं, यानी कि काम करने से डिनाई करते हैं कि हम अब काम नहीं करेंगे। तो स्ट्राइक मीन्स अ सीसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ कंसर्टेड रिफ्यूजल अंडर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी नंबर ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन सो एम्प्लॉयड टू कंटिन्यू टू वर्क और टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट्स। अब देखो, जो भी व्यक्ति वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे है या तो वो सारे मिल करके जो है एक तरीके से रिफ्यूजल कर दे, या फिर बहुत सारे लोगों का ग्रुप जो है मिल करके रिफ्यूजल कर दे कि अब हम काम नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ कर देता है काम करने से। एंड द मोटिव जो इसके पीछे होता है सबका सेम होता है। अब देखो क्या हो गया, कोरोना आ रहा है, लेट्स सपोज, अब सारे मिलके जो है ऑलमोस्ट जो है मान लो कि आधे लोग जो है काम करने से मना कर रहे हैं, बट द रीज़न जो इसके पीछे है वो सबका अपना अलग अलग है। एक ने कहा यार मुझे खांसी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि दूसरों में फैल जाए। एक कह रहा है कि भाई मुझे जुकाम हो रहा है। एक कह रहा है यार मैंने तो कोरोना टेस्ट कराया, कोरोना ही हो गया। एक का पैर टूट गया, एक का कह रहा है कि यार मेरे साथ कुछ और तकलीफ है, पर्सनल प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो है मिल करके मना तो कर रहे हैं, बट द रीज़न इनके पीछे जो है सबका अलग अलग है। तो इसको स्ट्राइक नहीं माना जाएगा। स्ट्राइक होता है जहाँ पे उन सबका रीज़न एक ही होता है और वो उसके तहत जो है काम करने से मना कर देते हैं। अब रीज़न एक है तो ऐसा नहीं है कि सबने कहा कि कोरोना आ रहा है तो हम जो है, रीज़न तो सबका एक यहाँ पे भी है, लेकिन इसको स्ट्राइक में नहीं माना जाएगा। स्ट्राइक मतलब कुछ उनकी डिमांड हो जाती है, देन वो उस काम को करने से मना करते हैं। मस्ट बी कॉमन इंटेंशन ऑफ सीजेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूज़ल टू डू सो, यानी कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। मस्ट बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब जो काम करने से मना कर रहा है, जिस व्यक्ति का काम करने से मना कर रहा है, उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज अब जो है हमारे जो है गली में कोई सफाई करने वाले व्यक्ति आते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, ठीक है, और मान लो उन्होंने कह दिया कि मैं जो हूँ इस घर के आगे अब सफाई नहीं करूँगा, तो ये जो है स्ट्राइक नहीं है। या फिर उन सब ने मिलकर कह दिया कि हम इस घर के बाहर स्ट्राइक जो है काम नहीं करेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब नहीं है कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति काम करने से मना कर रहा है और जिस व्यक्ति के लिए काम करने से मना कर रहा है, उनके बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। अब जो स्ट्राइक होती हैं वो कई तरीके की हो सकती हैं। जनरल हो सकती हैं, सिट डाउन होती है, पेन डाउन होती है, टूल डाउन होती है, हंगर होती है, वॉक टू रूल एट्सेट्रा। तो ये आपके तरह तरह के स्ट्राइक्स हैं जो कि आपकी स्ट्राइक्स के टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लुकआउट्स। अब स्ट्राइक होता है जहाँ पे एम्प्लॉय यानी कर्मचारी काम करने से मना करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई एम्प्लॉय काम करने से मना कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कहता है कि अच्छा अब मैं तुझे बताता हूँ, तुम काम करने से मना कर रहे हो ना, ठीक है, वो ताला ही लगा देता है कि ठीक है अब तुम आना ही मत, तुम आओ ही मत, मैं जो है ये कंपनी ही जो है लॉक कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को इससे लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं है, मेरे पास बहुत सारे धंधे चल रहे हैं, बहुत जगह से पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉकआउट कहलाया जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने वाला व्यक्ति यानी कि एम्प्लॉयर जो है सस्पेंशन करता है काम का। लुकआउट इज क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द सस्पेंशन ऑफ वर्क और द रिफ्यूजल बाय एनी नंबर ऑफ कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। यानी कि लुकआउट क्या होता है? प्लेस को क्लोज कर देना जहाँ पे वो काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, या सस्पेंशन कर देना वर्क का कि ठीक है काम ही नहीं होगा अब, या फिर रिफ्यूजल कर देना लोगों को कि तुम्हें जो है काम करवा रहे थे उनको ही रिफ्यूज़ कर देना, आप काम नहीं करोगे।
इट्स टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट जो है क्लोज कर देना कि ये लोग बहुत बन रहे थे ना, ये तो डेली खाने वाले लोग हैं, डेली कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, तो ज़्यादा स्ट्राइक करने का इनको चस्का चढ़ा हुआ है, चलो इनको सबक सिखाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे लुकआउट्स हो सकते हैं। देयर इज टेम्प्रेरी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन और विथहोल्डिंग ऑफ द वर्क बाय द एम्प्लॉयर इन सम फॉर्म। ठीक है, तो क्या है, ये एम्प्लॉयर द्वारा होता है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डिमांड्स फॉर विच द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज लुकआउट और क्लोज, दैट इज इट इज डन बाय द एम्प्लॉयर टू प्रेस हिज डिमांड अमॉन्ग द वर्कमैन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि उनको लोगों की डिमांड को प्रेस करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की डिमांड को प्रेस करने के लिए वो ऐसा स्टेप ले सकता है। देयर इज़ एन इंटेंशन टू री एम्प्लॉय द वर्कर्स इफ द एक्सेप्ट द डिमांड्स। ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई उनके द्वारा जो भी डिमांड्स हैं या फिर उनकी जो भी डिमांड्स हैं, ये इंटेंशन के द्वारा लुकआउट्स किया जाता है कि उनकी डिमांड्स जो है एक तरीके से कम हो जाएगी और हमारी डिमांड जो हो रही है कि भाई आके काम करो, वो दोनों जो है थोड़ा थोड़ा झुक के काम करना शुरू कर देंगे। तो ये इंटेंशन होता है कि उनको री एम्प्लॉय किया जा सके वर्कर्स को, अगर वो ये डिमांड्स जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ले ऑफ। ले ऑफ क्या होता है, मीन्स द फेलियर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्कमैन। अब लुकआउट में क्या हो रहा था, लुकआउट में वो जानबूझ के बंद कर रहा था, पर ले ऑफ में क्या हो सकता है कि एम्प्लॉयर की स्थिति ही ख़राब हो गई है और अब वो जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा, वो इस सिचुएशन में नहीं है, वो बेचारा जो है उसका जो है लुट गया काफ़ी कुछ और वो इस सिचुएशन में अब नहीं है कि वो जॉब दे पाए। सो ले ऑफ में क्या होता है, मीन्स द फेलियर, रिफ्यूज़ल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, यानी कि या तो वो फेल हो गया है या रिफ्यूज़ल हो गया है या उसकी इनएबिलिटी हो गई है एम्प्लॉयर की कि वो आगे एम्प्लॉयमेंट दे सके। सो इसीलिए हुज नेम इज़ बॉर्न ऑन द मस्टर रोलर ऑफ हिज इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट हु हैज़ नॉट बीन एंट्रेस्ड। ठीक है, सो ये ऐसा हो सकता है। ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल, यानी कि या तो कोल की कमी हो गई, पावर की कमी हो गई, रॉ मटेरियल की कमी हो गई, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, ब्रेकडाउन हो गया मशीनरीज का, मशीनरी ख़राब हो गई, नेचुरल क्लैमिटी वुड अमाउंट टू ले ऑफ। नेचुरल की कोई क्लैमिटी आ गई, कोई बाढ़, भूकंप वगैरह कुछ आ गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसका नुकसान हो गया है, या फिर जो है अब उसके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो आगे जॉब दे पाए। अ वर्कमैन इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन ड्यूरिंग ले ऑफ पीरियड। अब वर्कमैन जो होता है वो एंटाइटल होता है कि उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाए इस तरीके की ले ऑफ पीरियड में। सो ले ऑफ क्या होता है गाइज, यहाँ पे उसके हाथ में सिचुएशंस नहीं होती हैं, तो इसीलिए ले ऑफ की स्थितियाँ बन सकती हैं, बट लुकआउट में उसके हाथ में ऐसा होता है, वो जो है एक तरीके से स्व इच्छा से ये काम करता है। सो ये था गाइज आज का हमारा पूरा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आई होप आपको पूरा समझ में आया हो। ठीक है, ये पूरे के पूरे नोट्स जो हैं मैं 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगी आपको हमारी वेबसाइट पे, दैट इज़ www.commercetoppers.com। ठीक है, एस है पीछे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, commercetoppers.com है, तो वहाँ पे जाकर के आपको जो है ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।